नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। तो साथियों, ग्रुप सीईटी के एग्जाम को लेकर है ना काफी गहमा गहमी है। कमेंट बॉक्स में भी कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आती है कि सर एग्जाम कब होगा। मुझे एक बात बताइए, आप इस बात की चिंता करके बैठे हो कि एग्जाम कब होगा? आप इस बात की चिंता क्यों नहीं करते? अगर एकदम से एग्जाम आ गया तो क्या हमारी प्रिपरेशन है? क्या हमारी तैयारी है? सिर्फ एग्जाम में बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम क्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है। ये बात कब समझेंगे आप? तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरी बातों पे। एग्जाम कभी भी हो, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि जनवरी में हम एग्जाम लेंगे, सीईटी ग्रुप के इन्होंने कई ग्रुप्स के एग्जाम ले भी लिए हैं, तो कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। और हमारे एचएसएससी का तो पुराना रिकॉर्ड रहा है कि भी इसने कब आपको तैयारी के लिए टाइम दिया। एकदम से अनाउंसमेंट करते हैं। आप इंतजार करते रहिए, और जिन्होंने क्रैक करना है वो क्रैक करके निकलते रहेंगे। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो इस चीज में कि एग्जाम कब होगा? आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। आपको अपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं, आपने ज्यादा से ज्यादा उसके जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ना है। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें ना, एग्जाम आएगा तब आता रहेगा। तो सोचिए इस बात को भी। एक बड़ा भाई होने के नाते, या यूं कहा जाए कि भी एक दोस्त होने के नाते, मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है। टेंशन ना लेके एग्जाम कब होगा, सिर्फ इस बात की टेंशन ले कि हमने पढ़ कितना रखा है। अचानक से कल आ जाए नोटिस कि लो भी ग्रुप 6 का एग्जाम भी परसों को है, तो फिर क्या कर लोगे? 10 दिन का टाइम मिलेगा, 10 दिन के अंदर क्या क्या पढ़ दोगे? सिलेबस पता है कितना बड़ा है? सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको कवर करने पे ध्यान दो। अब कुछ बच्चों की टेंशन ये होगी कि हमारा नंबर इसमें आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप क्वालिफिकेशंस पूरी करते हो, और यूँ कहा जाए 60+ ऐसे मान लो कि भी लगभग लगभग आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बेधड़क टेंशन फ्री होकर अपना काम पे फोकस करिए ना। तो भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता करे बगैर वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। इस चीज की चिंता ना करें कि एग्जाम कब होगा, इस चीज की चिंता करें कि हम तैयार हैं या नहीं। अपने हथियारों को धार लगा लो, एग्जाम कभी भी अनाउंस हो सकता है। समझ में आई? जो पहले एग्जाम हुए उनका पहले बताया था क्या कि हम एकदम से एग्जाम लेंगे? सीधा 14 तारीख का नोटिस मिला था कि 14 तारीख को एग्जाम होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे कर देते हैं ये, वो मानते हैं हम, लेकिन फिर भी प्लीज 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 आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखें। इस चीज की तरफ ध्यान ना दें कि एग्जाम कब होगा। जब भी होगा सबका होगा यार, तो चिंता क्यों करते हो? और अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपर तरीके से है तो वो भी यहाँ पे मैटर करेगी। इस बात की चिंता ना करेंगे सिर्फ ग्रुप में हम उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनके 60+ है। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेटर है बाकियों से, तो वहां पे भी इसको भी देखा जाएगा, तभी तो कॉल किया जा रहा है। जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होगी उनको तो कॉल ही नहीं किया जा रहा। तो आपके मार्क्स भी अगर कम बन रहे हैं, और आपके ग्रुप में ऐसे मान लो कि भी ऐसे पर्सनैलिटीज बहुत कम हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी लेके बैठे हैं, तो आप ये मान के चले कि आपका नंबर आ सकता है। इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है? और चिंता करके भी क्या निकाल लोगे? अब तक क्या निकाल लिया? कुछ भी नहीं निकलता। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने तैयारी पे फोकस करें, ज़्यादा बेहतर होगा। आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए भी, क्योंकि आपका परिवार आपके पीछे खड़ा है इसी इंतजार में कि हमारा जो लाल है, हमारी जो लाली है, वो एग्जाम क्रैक करेगी। और लाल और लाली इस चिंता में है कि एग्जाम कब होगा और प्रिपरेशन करनी रहे। तो प्लीज अपनी तैयारी करिए, ज्यादा बातों पे ध्यान ना दें, रूमर्स पे मत जाइए, ठीक है? तो चलिए, हमने आपके लिए ग्रुप सी के जो एमसीक्यू सीरीज है इसको कंटिन्यू कर रखा है, और यहाँ पर अब तक हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। हमारे दूसरे चैनल आईएसआर के ऊपर, रमेश चौहान आईएसआर के ऊपर आपको यूं कहा जाए थ्योरी क्लासेस मिल रही हैं। आप वहाँ पे जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। जो सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलता उसके रिगार्डिंग जो क्लासेस है ना, अब देखो पूरा सिलेबस तो हम नहीं करा पाए। मन किया था कि बैच लेके आ जाएं, लेकिन बहुत सारी और ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम सीईटी का बैच नहीं ला पाए। ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भी आपको कम से कम जो चीज़ें कहीं नहीं मिल रही वो आपको हम प्रोवाइड करा पाए। तो मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मेरे बंधुओं, बिना चिंता के सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दें। तो चलिए, बिना देरी करते, अब लेक्चर बहुत हो गया, अब बिना देरी करते सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, चालू परिसंपत्तियों की खरीद के लिए आवश्यक धनराशि किसका उदाहरण है? निश्चित ध्यान दे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। इसने कहा है चालू परिसंपत्ति, यानी कि करंट असेट्स। करंट असेट्स की खरीद करना चाहते हैं,
तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी धन की, उसको कौन सी रिक्वायरमेंट बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? उसको यहाँ पे निश्चित यानी कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट माना जाएगा, लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स माना जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स माना जाएगा, लीज फाइनेंसिंग माना जाएगा। तो यहाँ पे चारों में से सबसे सुटेबल ऑप्शन हमारा है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। अब बात करेगा बोले सर करंट असेट्स, तो यही एक फंडा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे करंट असेट्स के बजाय फिक्स्ड असेट्स बोल देता, तो तब मेरे पास ऑप्शन ए और बी दोनों आ जाते। ठीक है, तब यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होता। अगर यहाँ पे करंट की बजाय फिक्स्ड असेट्स यहाँ पे बोल देता तो। ठीक है, असेट्स, सॉरी, फिक्स्ड असेट्स यहाँ पे अगर पूछा जाता या फिक्स्ड असेट्स के लिए फंड की रिक्वायरमेंट की बात करता, तो मेरे पास कौन सा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर ब्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दोनों के दोनों आ जाते। लेकिन इसने मुझे पूछा ही करंट असेट्स का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ऑप्शन को सबसे सुटेबल माना है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ध्यान दें, हमारे पास होती हैं फिक्स्ड असेट्स, तो उनके लिए हमको देखो फिक्स्ड असेट्स कोई सस्ती तो आती नहीं, महंगी होंगी, और साथ ही उनके लिए हमको यहाँ पर लॉन्ग रन के लिए, यानी कि वो पैसा जो हमको लॉन्ग रन में वापस करना हो या ना ही वापस करना हो, उसी को ज्यादा प्रिविलेज दी जाती है। ठीक है, आपने क्या करा, आपने एक 6 महीने के लोन ले लिया, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग बन के पूरी भी नहीं होगी, तब तक आपको 6 महीने के अंदर वो पैसा वापस करना होगा। क्या आपकी बिल्डिंग बन पाएगी? ना बिल्डिंग बनेगी, फिर कर्जा सिर पे ज्यादा हो जाएगा, टेंशन रहेगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म असेट्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है। और इसने यहाँ पे हमारे को बोला शॉर्ट टर्म असेट्स की बात कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म असेट्स के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसको ट्रीट करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे अगला सवाल, सार्वजनिक जमाएं वे जमाएं हैं जो सीधे तौर पर जुटाई जाती है, किससे जुटाई जाती है? आम जनता से, यानी कि सार्वजनिक पब्लिक से, डायरेक्टर से, महालेखा परीक्षक से, या मालिक से, किन से जुटाई जाती है? तो ध्यान दे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि सार्वजनिक यानी कि आम जनता से जो हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करी जाती है। ठीक है, ओके सर। डिबेंचर किसको शो कर सकता है या किसको शो करता है डिबेंचर? तो कंपनी की निश्चित पूंजी को? जी नहीं, ध्यान दे, कंपनी की निश्चित पूंजी को तो हमारे पास शेयर कैपिटल, कौन सी, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, यही दो हैं जो कंपनी की यूं कहा जाए कि भी हमारे पास लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स्ड कैपिटल को शो करते हैं। यूं कहा जाए हमारे पास कंपनी की स्थायी पूंजी, तो ये दोनों एक ही बंद ऑप्शन हो, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों के दोनों एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं। कंपनी की पूंजी में उतार चढ़ाव इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये भी नहीं है। और कंपनी की ऋण पूंजी, जी हाँ, डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए एक काइंड ऑफ लोन ही होता है, तो इसीलिए जो डिबेंचर है ना वो कंपनी की ऋण पूंजी को डिनोट करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे कथन एक, इन दिनों व्यावसायिक वित्त का महत्व काफी बढ़ गया है, ये एक स्टेटमेंट है। बिजनेस फाइनेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ गई है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या दिया इसके पीछे का? इसने कहा माल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और पूंजी गहन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए फाइनेंस का बिजनेस, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट या फाइनेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है। तो जी हाँ बिल्कुल दोनों है। ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट ए या अभिकथन एक बिल्कुल सही है, और अभिकथन का प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है ये। बोले आज के टाइम पे फाइनेंस की जरूरत बढ़ गई है, फाइनेंस का काफी इंपॉर्टेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तो माल बड़े पैमाने पर उत्पादन करा जाने लगा, और दूसरा जो हमारे पास कैपिटल टेक्नोलॉजी यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल ज्यादा करा जाने लगा। इसी कारण से आजकल व्यावसायिक वित्त की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अभिकथन ए भी सही है और यूं का आर भी सही है, और यूं कहा जाए आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल व्यवसाय के लिए पूंजी के अस्थायी स्रोत के रूप में काम करता है, जी नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल तो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, ध्यान में रखें। तो ऑप्शन ए तो यानी कि स्टेटमेंट ए तो गलत ही है, और दावा एक है वो गलत है। यहाँ पे कारण दिया है फिर इसके लिए, किसी कंपनी के परिसमापन के समय इक्विटी पूंजी का भुगतान किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल ये सही है। यानी कि पहले वाली गलत है, दूसरे वाली सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन अभिकथन ए सत्य है, और ये ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मालिकों के धन के प्रदाताओं का व्यवसाय के प्रबंधन पर नियंत्रण होता है।
मालिकों का धन यानी कि ओनर्स की जो इक्विटी होती है, ओनर्स का जो पैसा होता है, वो मैनेजमेंट पर कंट्रोल करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे कहता है मालिकों के धन की वापसी में जोखिम शामिल है क्योंकि वे प्राथमिक जोखिम वाहक है। ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा। ठीक है, इसने बोला कंट्रोल होना चाहिए। ध्यान में रखना इस स्टेटमेंट्स के ऊपर काफी, क्योंकि आपको लगेगा कि भी सही तो दोनों है सर, अब सही होने के बावजूद भी ऑप्शन ए रहेगा कि बी रहेगा, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। इसने कहा सिर्फ नियंत्रण पर, ये मैनेजमेंट मैनेजमेंट पर कंट्रोल कौन करेगा? जो पैसा लगाएगा। ठीक है, जो मालिक है, ऑनर है, वो कंट्रोल करेगा। जी हाँ। अब मालिकों का धन है ना, जोखिम, अब जोखिम और कंट्रोल तो एक अलग ही चीज है ना भाई, तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इनमें सिमिलैरिटीज होती ना तो शायद मैं इनको क्लैरिफिकेशन बोल देता। ठीक है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटीज नहीं है, एक जगह पे कंट्रोल है और दूसरी जगह पे रिस्क की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही अलग चीजें हैं, इसीलिए दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन एक दूसरे का क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगला जो सवाल है, कहता है रिटेन्ड अर्निंग, जिसको बरकरार रखी गई कमाई के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, का उपयोग केवल स्थापित फर्म द्वारा किया जा सकता है, नई फर्म द्वारा नहीं। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। क्यों? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग सिर्फ वही बिजनेस रख सकता है जो पहले से कंटिन्यू है। अब अभी अभी बिजनेस बिल्कुल नया नया ताजा मार्केट के अंदर आया है, इसी साल उसने शुरुआत करी, तो उसके पास कहाँ से रिटेन अर्निंग्स होंगी भाई? नहीं होंगी ना। तो रिटेन अर्निंग्स तो सिर्फ उसी के पास होंगे ना जिसने एक साल कम से कम पूरा कर लिया हो, उसी के पास तो बचत होगी। बोले हाँ जी सर, तो स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल गलत है भाई। फिर यहाँ पे कहता है कि भी एक नव स्थापित फर्म ने अभी तक आरक्षित निधि के रूप में उपयोग करने के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं किया है, यानी कि न्यूली एस्टेब्लिश फर्म हैज नॉट येट अर्न एनी प्रॉफिट टू बी यूज्ड एज रिजर्व। तो यहाँ पे ध्यान दे, बिल्कुल ऑप्शन या स्टेटमेंट ए बिल्कुल गलत है, लेकिन स्टेटमेंट जो बी है ना, यानी कि आर है आपकी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दें, बिल्कुल सही है। कैन ओनली यूज एन एस्टेब्लिश फर्म एंड नॉट न्यू, तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, और ये इसका करेक्ट क्या बोलते हैं उसको, क्लैरिफिकेशन भी मान सकते हैं हम इसको, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई जो स्टेटमेंट यानी कि रीजन आर है, ये बिल्कुल सही है और ऊपर वाली बात को क्लैरिफाई भी करता है। नेक्स्ट, कथन एक, उधार लिया गया धन वित्त का स्थायी स्रोत है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उधार लिया गया धन तो वापस करना पड़ता है, वो हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है सर, तो कथन दो की बात क्या कहता है? नुकसान की स्थिति में भी उधारकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करना कानूनी दायित्व है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, तो यानी कि कथन दो बिल्कुल सही है, ए गलत है। तो कौन सा है कथन दो? ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उधार लिया गया पैसा परमानेंट कैसे रह सकता है हमारे पास? आप किसी को हर रोज के लिए या रोजाना या यूं परमानेंटली किसी को उधार पैसा दोगे क्या? जी नहीं, कभी ना कभी तो आप उससे अपना पैसा वापस रिकवर करोगे, मांगोगे, ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, मालिकों के धन को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, और उधार ली गई धनराशि के प्रदाताओं को नियंत्रण का अधिकार नहीं मिलता। जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल दोनों कथन सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रतिधारित कमाई यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स वित्त पोषण का एक किफायती तरीका है। बिल्कुल सही बात है भाई। और प्रतिधारित आय में इक्विटी शेयर और डिबेंचर दोनों की विशेषताएं होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स पर हम डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करते हैं, इनकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, जबकि इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, ध्यान दे। और रिटेन अर्निंग्स के कारण है ना, हमारे पास जो यूं कहा जाएगा भी ऑनरशिप है ना, वो भी डाइल्यूट नहीं होती। जबकि अगर नए शेयर्स इशू करेंगे या नए डिबेंचर्स इशू करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ऑनरशिप में भी डाइल्यूशन आएगा। शेयर्स में तो आएगा ही आएगा पक्का, और डिबेंचर्स इशू करेंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या होता है, लिवरेज, उसमें अंतर पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भी हमारे पास प्रतिधारित आय वित्त का एक किफायती तरीका है। बिल्कुल सही है। और प्रतिधारित आय में इक्विटी शेयर डिबेंचर दोनों की विशेषताएं हैं। बिल्कुल गलत है, तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट दो इज गलत। तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इक्विटी पूंजी के माध्यम से वित्त जुटाना डिबेंचर की तुलना में महंगा है। गलत बात, क्योंकि दोनों ही महंगे हैं भाई। इक्विटी की भी फ्लोटेशन कॉस्ट है, डिबेंचर्स की भी। इक्विटी के लिए भी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, डिबेंचर्स के लिए भी। इक्विटी के लिए भी हमको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, इसके लिए भी देनी पड़ती है। तो दोनों ही सेम ही है ना, दोनों ही महंगे हैं, सस्ता कोई भी नहीं है। तो ये कहना कि भी कंपैरेटिवली ये सस्ता है तो गलत बात है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट एक तो गलत है भाई।
फिर कहता है स्टेटमेंट 2, इक्विटी शेयर धारकों का दायित्व असीमित। ये भी गलत है भाई। तो दोनों ही, क्योंकि उनका दायित्व तो सीमित होता है, असीमित नहीं होता। ठीक है, सीमित, जितने पैसे के शेयर उन्होंने परचेज करे हैं उतने तक के लिए वो लाइबल है, बाकी उनसे कुछ नहीं मंगाया जा सकता। तो कहा जा सकता है कि भी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कथन 1, व्यापार ऋण का या व्यापार ऋण पर ब्याज देय नहीं है। देखिए, जो हमारे पास ट्रेड क्रेडिट होता है, ट्रेड क्रेडिट, अब ये क्या होता है ट्रेड क्रेडिट सर? ट्रेड क्रेडिट मतलब जब आप माल उधार में परचेज करते हो तो जो उधार है ना वो आपके ट्रेड क्रेडिट बन गया। बोले ठीक है जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर ब्याज देते हो क्या? बोले जी नहीं, कोई ब्याज नहीं दिया जाता। और सार्वजनिक जमा के मामले में कंपनी का नियंत्रण कम नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो उससे कंपनी का जो कंट्रोलिंग है ना वो बाकी शेयर होल्डर्स के पास ही रहता है, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होता, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो जी हाँ, स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट कोई ब्याज दे नहीं है, दोनों, सॉरी सॉरी, दोनों ही सही है भाई। ठीक है, व्यापार ऋण पर ब्याज दे नहीं है, हाँ कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। और सार्वजनिक जमा के मामले में कंपनी पर नियंत्रण नहीं होता, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु देश के विकास में लघु व्यवसाय या लघु व्यवसाय की भूमिका को उजागर करता है? ध्यान दे, यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट द रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो देखिए, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, तो जी हाँ, लघु व्यवसाय संतुलित क्षेत्रीय विकास। कहते हैं पहले क्या होता था, सिर्फ शहरों का विकास होता था, लेकिन लघु व्यवसायों के कारण अब गांवों का भी विकास होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए कि संतुलन तो पैदा करता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ए तो सही है भाई। रोजगार बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है, तो जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर उत्पाद की लागत कम है, तो ये भी बात सही है, बिल्कुल उत्पादन की लागत कम है। और ऑप्शन डी इन सभी, यानी कि ये सारे के सारे इसके सही जवाब हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपके दिमाग में एक चीज आएगी, बोले क्या, हमको तो सर ये बताया गया था, या हमको तो ये पता था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कंपैरेटिवली यूं कहा जाए कि भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं ज्यादा होती है। तो जी हाँ, ध्यान दे, लेकिन एक पॉइंट पे ध्यान दे, यहाँ पे इसने बोला लघु व्यवसाय, इसने माइक्रो नहीं बोला, इसने माइक्रो नहीं बोला, इसने स्मॉल स्केल बोला है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पर कुछ हद तक कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे है ना प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। कौन सा? प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल, कंपैरेटिवली प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर कम देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूक्ष्म सेवा उद्योगों के लिए यानी कि माइक्रो सर्विस जो हमारे पास एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इक्विपमेंट्स के अंदर मिनिमम कितनी लिमिट है इन्वेस्टमेंट की? इक्विपमेंट्स के अंदर उसके जो उपकरण हैं उनमें कितना इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम किया जा सकता है? तो 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये पुराने के अकॉर्डिंग तो नहीं, 5 करोड़, 1 करोड़ की बात सूक्ष्म, क्योंकि 5 करोड़ तो हमारे पास फिर मीडियम की बात करते हैं, 1 करोड़ से 5 करोड़ की बात करते हैं। फिर यहाँ पे प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग की योजना किसके द्वारा कार्यान्वित करी जाती है? ध्यान दें, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जी नहीं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जी नहीं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो एग्रीकल्चर ही हो गया, ये भी नहीं। ठीक है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ, सिडबी के द्वारा, सिडबी के द्वारा हमारे पास ये क्रेडिट रेटिंग जो है ना वो लाई जाती है, निकाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन सरकार द्वारा ग्रामीण, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को नहीं दिया जाता? फोकस करना, कौन सा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता? किफायती दरों पर बिजली, बिल्कुल दी जाती है। टैक्स में यूं कहा जाए छूट, बिल्कुल दी जाती है। मुफ्त कच्चा माल, ये नहीं दिया जाता। कच्चा माल क्यों देंगे? रियायती दरों पर ऋण, ये भी दिया जाता है। यानी कि ए बी डी, ये तीनों प्रकार की जो रियायतें हैं वो सरकार द्वारा इन लोगों को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दी जाती है। लेकिन कच्चा माल कौन देगा भाई? कच्चा माल तो खरीदना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डैश की स्थापना वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा करी गई, नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है। भाई एक स्कीम है
यहाँ पे है ना, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ध्यान दे। WASME, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, और ये नाबार्ड द्वारा संचालित है। अच्छा सर, नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही है। अब इसकी स्थापना किसके लिए करी गई? तो ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता के विकास के लिए? जी नहीं। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय उद्योग आयोग? जी नहीं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक? जी नहीं। ग्रामीण लघु उद्योग विकास व्यवसाय विकास केंद्र? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो स्कीम है ना, रूरल एरियाज में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना करी गई है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लघु व्यवसाय की विशेषता नहीं है? लघु विशेषता मतलब, या लघु व्यवसाय की विशेषता मतलब, तो आप देखिए ध्यान से, लघु व्यवसाय के अंदर ना तो बहुत ज्यादा पूंजी लगी होती है, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, उसके अंदर ह्यूज कैपिटलिस्टिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करा जाता, बहुत सारा काम हाथ से ही होता है। तो यहाँ पे स्लो डिसीजन, तो देखो हाँ भाई, स्लो डिसीजन, दोनों की दोनों ये हमारे पास इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि दोनों ही विशेषताएं हमारे पास बड़ी कंपनियों की विशेषताएं हैं, छोटी कंपनियों की थोड़ी ना यार। देखो स्लो डिसीजन, क्योंकि अब 2-3 बंदे ही डिसीजन लेने वाले, डिसीजन जल्दी होगा। जब 50 लोग मिलके बैठ कर डिसीजन लेंगे या 2000 लोग मिलके बैठ कर डिसीजन लेंगे तो इसमें टाइम लगता है, तो स्लो डिसीजन होता है। और कैपिटल इंटेंसिविटी ज़्यादा होती है, तो वो लार्ज स्केल कंपनीज में होती है, ना कि स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान दे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों ही इसकी विशेषता नहीं है, लघु उद्योग की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, in case of dash, investors are individuals with surplus cash who have keen, ठीक है, इसको यहाँ पे keen interest to invest in upcoming startups। मैं हूं ना इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा यूं कहा जाए जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन भी किया है, क्योंकि आप है ना एक चीज देखते होगे, शार्क टैंक। ठीक है, शार्क टैंक, अरे बहुत पॉपुलर शो है भाई। वहां पे क्या होता है कि 2-3 लोग जज बन के बैठे हुए हैं, दूसरा एक बंदा आता है, वो कहता है जी मैं अपना ये मेरा ये बिजनेस है, मैं अपने इस बिजनेस को रन करना चाहता हूँ, आप बताओ कितना पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तो शार्क टैंक शो के अंदर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहा कि भी वो निवेशक जिनके पास है ना भरपूर पैसा है, और वो स्टार्टअप्स में निवेश करने में गहरी रुचि रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उनको देवदूत निवेशक कहा जाता है, एंजल इन्वेस्टिंग। तो शार्क टैंक के अंदर जो आप देखते हो ना, वो तो 3-4 लोग बैठे होते हैं, मैं आपकी कंपनी में 50% इक्विटी के लिए इतना पैसा दूंगा। इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट है उसको एंजल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्राउड फंडिंग तो आपको पता ही है, यूट्यूब पे कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, ये मेरा बेटा है, इसको कैंसर है, पैसा दीजिए, वो क्राउड फंडिंग की बात करता है। ठीक है भाई। और वेंचर कैपिटल के अंदर तो जैसे कि भी टाटा है, टाटा है और दूसरी कंपनी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहे तो वो वेंचर कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी एंजल इन्वेस्टमेंट यही होता है। तो इसी के साथ मेरे मित्रों आज के इस लेक्चर का दी एंड होता है यहीं पर। मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर के साथ, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग आप ही के भरोसे बैठे हैं। ठीक है, आप ही हमारे दिलो जान हो, अगर आप ही हमारा सपोर्ट नहीं करोगे, आप ही हमारा साथ नहीं दोगे, तो बताइए कौन देगा? तो मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार रमेश चौहान ISR चैनल को भी जरूर दें, क्योंकि हम वहां पर आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट कंटेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय श्री राम।